अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। बजट नेशनल असेंबली से पास हो गया है और जितनी भी अमेंडमेंट्स थी वो भी पास हो गई हैं, वो भी सारा कुछ जो है वो कंप्लीट है प्रोसेस। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि विद द अमेंडमेंट्स व्हाट डू आवर पैनलिस्ट थिंक ऑफ द बजट। मैं शुरू करूंगी डॉक्टर सोलेरी से, जो कि SDPI के बहुत इम्पोर्टेंट थिंक टैंक है इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद में बेस्ड है। उनसे पूछेंगे हम कि व्हाट डज़ ही थिंक ऑफ द बजट, एंड आफ्टर दैट ही हैज़ टू गो बैक टू हिज वेबिनार। उसके बाद हमारी जो बिजनेस रिकॉर्डर की टीम है वो आपको बताएगी कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ पे क्या असर हो सकता है इस बजट का, द अमेंडेड वर्जन दैट वाज पास्ड बाय द असेंबली। जी डॉक्टर साहब, अगर आप हमें अपना बता सकें कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज अमेंडमेंट्स एंड अबाउट द बजट इटसेल्फ। जी शुक्रिया अंजुम। मेरा ख्याल है एक चीज़ जो कि डिस्पाइट द फैक्ट के शुरू में वो जो बुक थ्रोइंग एट ईच अदर और वो सारा कुछ था, उसके बाद जो एक पॉजिटिव चीज़ देखने में आई वो ये थी कि वो तमाम बजट प्रपोजल्स जिन पे के अपोजिशन का एतराज़ था या जिन पे बिजनेस कम्युनिटी का एतराज़ था या जिन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एतराज़ था, अगर आप देखें तो जो फाइनल फाइनेंस बिल अप्रूव हुआ है उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो वापस ले ली गई हैं। भले वो सरकारी मुलाजमीन के जो मेडिकल अलाउंसेस थे, रिइंबर्समेंट उस पर टैक्सेशन की बात थी, या डेयरी सेक्टर का ज़ीरो रेटिंग था, या वो FPR के इख्तियारात थे 203A के तहत, या कुछ और इस तरह की प्रपोजल्स थी। तो एक तो ये मेरे ख्याल में खुशाइंद है कि अपोजिशन की जो चीज़ें थी उनको सुना गया। उनको सुन के हुकूमत ने ये नहीं किया कि वो एक जिद का मुजाहरा करे और उनको हर सूरत बुलडोज करवा के पास करवाने की कोशिश करती। हालांकि वो पास हो सकता था जिस तरीके से जब बजट पास हुआ तो आपने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान ईवान में मौजूद नहीं थे अपोजिशन पार्टी के, तो बड़े आराम से वो सारी चीज़ें पास करवा सकती थी हुकूमत अगर करवाना चाहती। लेकिन जो उसने एक सेल्फ करेक्शन की फीडबैक लेने के बाद, वो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव शगन है। दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि इसके जो ग्रोथ फ्रेंडली होना और बिजनेस फ्रेंडली होना, ये इसलिए भी हमें इसको देखना होगा पहले क्वार्टर में ये कैसे परफॉर्म करता है। कि अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब जो हैं वो एक अपना होम ग्रोन सब्स्टिट्यूट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF के साथ जो नेगोशिएशन इस वक्त पॉज में है, शौकत साहब का ये कहना है कि जी IMF को इशू है कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर के साथ मिसमैच जो है वो कम होना चाहिए, प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए, या एनर्जी सर्कुलर डेट कम होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम IMF ही का नुस्खा इस्तेमाल करें, हम अपनी पेस और अपनी सीक्वेंसिंग के मुताबिक ये करने की कोशिश करेंगे। अब ये पेस और सीक्वेंसिंग जो है ये इस बजट में इसकी गाइडलाइंस जो हैं ये आपको मिल रही हैं, और हुकूमत की कोशिश इस वक्त ये होगी कि वो इकनॉमिक साइकिल जो है उसको मज़ीद मोमेंटम दे, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा फ़रोग दे ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके, खास थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या जो बाकी बजट में जो प्रपोजल हैं कि उनके ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करके जब छठा और सातवां पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जो रिव्यूज़ है जो कि सितंबर के एंड पे होगा, तो वहाँ पे पहली क्वार्टर भी ख़त्म हो चुकी होगी इस माली साल की जो आज से शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। तो वहाँ पे दिखाया जा सके कि जी हुकूमत जो है वो 5.9 ट्रिलियन का टारगेट उसको अचीव करने में क्या क्या उसको रेवेन्यू टारगेट जी कितना वो रियलिस्टिक होगा। तो ये सारी टोन सेट हो जाएगी अगले 1 साल के लिए। और फाइनली अगर जो आवाम के लिए इसमें क्या है, इस पर जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आपके प्रोग्राम्स में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हायर ग्रोथ हासिल करना या एक बिजनेस फ्रेंडली पीपल फ्रेंडली बजट देने का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो इन्फ्लेशन को कंटेन करने में कामयाब हो सकेगी। इन्फ्लेशन जो है वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से है। इस वक्त की जो इन्फ्लेशन है, खा वो पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो कि अभी अगस्त के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो $76 पर बैरल पे आज हो रहे हैं, जो कि पिछले महीने से $10 ज़्यादा हैं। तो खा वो पेट्रोलियम प्राइसेस को आप देखें या आप उसको एडिबल ऑयल्स या बाकी इंपोर्टेड कमोडिटीज़ को देखें, तो जो बैरून इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में इसका जो है इफेक्ट वो लामहला में नज़र आ रहा होगा। वीट के अगर हम केस में भी देखें कि बम्पर क्रॉप होने के बावजूद आटे का रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब स्पोर्ट प्राइस जो है उसमें यकदम से 400-450 रुपये मन जो है उसमें फ़र्क आएगा, बढ़ेगी वो।
तो फ्लोर मिल्स को जाहिर है उसी तरह से आमदादी कीमत भी उनके लिए हायर डिसाइड होगी, तो 15-20 रुपए किलो आटे की कीमत भी उसमें इफेक्ट जो है वो आ रहा होगा। तो हुकूमत ये तो कर सकती है कि सोशल सेफ्टी नेट्स के ज़रिए, टारगेटेड सब्सिडीज़ के ज़रिए लोगों की परचेजिंग पावर बीफ अप कर दे, लेकिन जहाँ सिर्फ एक चीज़ जो हुकूमत महंगाई रोकने के लिए कर सकती है वो ये है कि गवर्नेंस को बेहतर बनाते हुए जो अनड्यू इन्फ्लेशन है, होर्डिंग है, उसको कर्व करे, लेकिन जो इन्फ्लेशन इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ने की वजह से होगी, या जो इन्फ्लेशन जो है उसके नतीजे में पेट्रोलियम प्राइसेस के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ने से होगी, या जो इन्फ्लेशन जो है गंदम की आमदादी कीमत बढ़ने की वजह से होगी, उसको शायद रोकना हुकूमत के इख्तियार में नहीं होगा। और यहाँ पे एक इम्तिहान होगा कि हमारे जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको हम कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रोवाइड अ कुशन अगेंस्ट मासेस फॉर मासेस कि वो इन्फ्लेशन से महफूज रह सके। Thank you so much, Suhail Saab. Thank you for coming. I know you're a busy man. Thank you for taking the time to be on our show. अब ख़वातीन हज़रात हम स्टूडियो में आते हैं और हमारी बिज़नेस रिकॉर्डर टीम हमारे साथ है। शुरू करूँगी मैं ज़हीर अब्बासी साहब से, जिनकी बीट है इकोनॉमी, फाइनेंस करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आप कवर करते हैं। जी सर, सो what is the general perception in the Ministry of Finance about the budget? देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस वक्त जो है एक बड़े चैलेंजिंग जो इनके सामने टारगेट था बजट बनाना और पेश करना, उससे तो निकले हैं बड़ी मुश्किल से। और इतनी मुश्किल से भी नहीं निकले क्योंकि वो जो मतलब है कि एक्चुअली वो उनको टाइम इतना कम मिला था प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से, वो पॉलिसी की इतने शॉर्ट टाइम और में शौकत तरीन मैनेज साहब करना, ने हमें बहुत सारी मेजर चेंजेस की हैं विद रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। अब इससे तो निकले हैं, अब वो काफ़ी साई ऑफ रिलीफ है, उनको ऊपर सुकून वाला माहौल है। लेकिन अब उनके लिए जो दूसरा चैलेंज जो सामने डॉक्टर है IMF का प्रोग्राम है कि वो छठा और सातवां रिव्यू, जो डॉक्टर साहब ने बताया, छठा और सातवां रिव्यू जो सितंबर में आ रहा है, उससे किस तरह इट मे और मे नॉट बी क्लब टुगेदर, बट इन एनी केस जी उसमें तो उसके हवाले से इनको सबसे बड़ा मेजर इशू जो यही आ रहा है कि इनके जो एक्सपेंडिचर हैं उनको किस तरह ये कंटेन करेंगे, क्योंकि 80 to 85%। देखिए, उनको पासी साहब उनको शो करना है, जैसे कि सुलरी साहब ने कहा, उनको शो करना है फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ द करंट ईयर। तो इसमें आपने इसमें जो उनकी जो मनूवरेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सपेंडिचर्स इज वेरी लिमिटेड, इज इट नॉट? एक ही ऑप्शन इनके पास रहता है। कौन सी चीज़ें लिमिटेड हैं? देखें, डेट सर्विसिंग पे नहीं जा सकते, उसको कम नहीं कर सकते, उसके अलावा पेंशन नहीं कर सकते, फिर इनके जो 8 से 10% जो है वो डिफेंस, बाकी गवर्नमेंट के डिफेंस वो नहीं कर सकते, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल है, फिस्कल साइड पे वो उधर भी है। इनके पास एक ही जगह पे ऑप्शन बचता है, वो है PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि शौकत तरीन साहब ने 900 बिलियन कर दी है फ्रॉम व्हाट वाज इट लास्ट ईयर 650 से 900 बिलियन। जो 650 बिलियन है ये डिस्बर्स हो गया था, ये एक्चुअली डिस्बर्समेंट के यूटिलाइज हो गया था। यूटिलाइजेशन के भी इन्होंने नंबर नहीं दिए, डिस्बर्समेंट लास्ट यूटिलाइजेशन के नंबर कब दिए? अप्रैल के। सो बेसिकली वी डोंट नो कि कितना इन्होंने यूटिलाइज किया है, कितना नहीं किया है, बट दैट इज द एक्सपेंडिचर दैट इज नॉर्मली कट, यू से दैट। जी, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में इनको 20% रिलीज करना होता है, वो एक ऐसी जगह है बट उसमें अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एहसास प्रोग्राम अब करंट एक्सपेंडिचर में इन्होंने कर दिया, नॉट इन अदर PSDP, राइट? तो जो एहसास प्रोग्राम है मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कम करेंगे। एंड एक्चुअली अगर वो उसको जितना उन्होंने कमिट किया है, जितना प्लेज किया है, जितना बजट किया है वो दें, तो इन अ वे द फंड वुड बी हैप्पी विद दैट, राइट? बिकॉज दे कीप टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ एज शौकत तरीन साहब से, इनका भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, आई कम टू सुहेल साहब। सुहेल सरफराज साहब हैं जो हमारे चीफ रिपोर्टर भी हैं बिजनेस रिकॉर्डर इस्लामाबाद ऑफिस के, और इनको बड़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इन रेवेन्यू। जी सर, रेवेन्यू में क्या बजट का आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो FBR ने जो है वो बड़े
फ़ख्र से ये कहा कि जी हमने 4691 बिलियन का जो 2021 का जो हमने टारगेट है वो अचीव कर लिया। 4691 बिलियन रुपीस। जी बिलियन 4.60। तो वो जो है ये बेसिकली रिवाइज जो है वो ये रिवाइज टारगेट था, ये बजटेड था नहीं। बजट में हमने 4.9 था। जी बजटेड 4.9 था। और एफबीआर ने जो है वो अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो बेस थी वो 2.1% ग्रोथ रेट पे रखी थी, जबकि आप देखेंगे यानी कि जीडीपी, ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट है दैट आल्सो प्रोजेक्ट्स द रेट ऑफ कलेक्शंस, टैक्स कलेक्शंस। और इन्होंने जो थी जो एफबीआर ने या गवर्नमेंट जो थी उन्होंने 2.1% रखी थी। जी उन्होंने 3.9 रखी थी, नहीं, जो नहीं, कि 2.1% बजट रखी थी और एक्चुअल हुआ है 3.94%, यानी ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट डबल। जी। तो ये इसके बावजूद आप देखें कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो एफबीआर को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अभी भी कम क्यों है। जी। ठीक, गुड पॉइंट। और उसके अलावा अगर आप जो है वो अभी जो अब 2021-22 का जो है वो नए फिस्कल का आप देखें तो जो 5.8 ट्रिलियन का जो इन्होंने टारगेट रखा है उसमें जो टैक्सेशन मेजर से आना है वो 262 तकरीबन है। और जो न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस के थ्रू, और जो इन्फोर्समेंट है उससे इन्होंने कहा जी कि हम 242 बिलियन लेंगे। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल में आई हैं और उसमें तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा की जो रिलीफ दी गई है, उसके बाद अब एफबीआर के उन्हीं मेंबरान का ये कहना है कि हमें लगता है 100 बिलियन और ज़्यादा इन्फोर्समेंट के थ्रू करने पड़ेंगे, और जिसमें हमारा मेक अप द 5.8 ट्रिलियन जो है ट्रिलियन रुपीस रेवेन्यू फ्रॉम फेडरल बोर्ड ऑफ फेडरल एफबीआर फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जी। और उसमें जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि जी आप ये कहाँ से करेंगे, ये तो और 100 आपने बिलियन कहा कि इन्फोर्समेंट मेजर से करेंगे। और इन्फोर्समेंट में वो कह रहे हैं कि जी जो अरेस्ट वाली हमने जो प्रोफाइलिंग लोगों की है और जो अरेस्ट वाली पावर्स लाए हैं वो बहुत क्रिटिकल है इसमें, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। ओके, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। व्हेन वी कम बैक हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और जो लीगल मैटर्स जो हैं उनको कवर करते हैं फॉर बीआर टेरेंस सेगमनी साहब, उनसे हम पूछेंगे कि क्या ये डुएबल है जो अरेस्ट पावर्स हैं, या दे विल बी चैलेंज्ड एंड मे बी द गवर्नमेंट कैन, यू नो, द कोर्ट कैन गिव अ स्टे ऑर्डर ऑन दैट। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम टेरेंस साहब से पूछेंगे कि जो ये अरेस्ट पावर्स जो सुहेल साहब मेंशन कर रहे थे कि दिस इज़ अ लॉट ऑफ रिलायंस इज गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बजट, तो क्या टेरेंस साहब ये इसकी इफेक्टिविटी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो 203 के अंदर जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं कि अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट, ये पहले भी बेसिकली ये चीज़ होती थी, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि जो टैक्स पेयर्स था वो उसके पास एक वो होता था कि बेनिफिट कि वो सेशन जज के सामने जो एक ट्राइब्यूनल्स होता था उसके पास वो पेश हो सकता था। उसके बाद वो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई वहाँ उसका फैसला वो जो है वो चैलेंज कर सकता था ट्राइब्यूनल्स में, वो फिर ट्राइब्यूनल्स का फैसला जो है वो जाके लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इधर इन्होंने So it was a long process. हाँ, अटका रहता लेकिन इधर था। अब ये चीज़ जो सबसे बड़ी ये हुई है वो ये कि ये जो कमेटी बनाई है, कमेटी जो जिसमें है 3 member committee, 3 जी। मेंबर्स कमेटी, जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू हैं, चेयरमैन ऑफ द FBR और एंड सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। नहीं, वो SAPM है, आई थिंक स्पेशल असिस्टेंट ऑन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू जी एंड फाइनेंस, जो कि जी, वकार जी। मसूद साहब हैं। जी। तो इसमें अब इन्होंने अब ये कमेटी जो है ना ये बताएगी कि किसी को जो है ना अपने कि कंसीलमेंट की है और उसका जो है ना वो आप उसको थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद, राइट? हाँ, थर्ड पार्टी ऑडिट। और थर्ड पार्टी ऑडिट में अब ये देखिए ना, पहले तो ये पूरा सिस्टम में था कि किस तरीके से चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब ये है कि कमेटी उसको रिकमेंड करेगी जी फलाने बंदे को अरेस्ट करते। और ये जो चीज़ है ये तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है कि ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल्स, तो ये तो उसको नेगेट कर रही है ना उसको, तो क्योंकि एक इंसान है डेफिनेटली, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो जितने भी इस किस्म के जो कानून होते हैं जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को यूजअप करते हैं, तो उनको कोर्ट जो है ना स्ट्राइक डाउन कर देती है। और माजी में बहुत से इस तरह की मिसालें हैं
जिस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था जिसमें लोगों की पावर्स जो है ना वो उनके फंडामेंटल राइट्स से उनको डिप्राइव कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो ना पूरे के पूरे एक्ट को जो ना मगर टेरन साहब, these are people who have who don't pay taxes. I mean, they're tax evaders. लेकिन इसमें But ये it's a नहीं due है कि उनके process, आप ड्यू जी। प्रोसेस को तो नहीं आप उनको छोड़ सकते ना, मतलब या तो फिर आप जो आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको निकाल दें, या फिर आप ये जो है ना आप कहें कि जी हमने इस तरह से चीज़ करनी, क्योंकि Okay, आर्टिकल one other question. ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट क्या करेंगे? Obviously, ये जो lot of accountancy companies जो हैं मुल्क में, they will benefit from that. Am I right? जी 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 बिल्कुल। Monetarily they will benefit. तो Exactly. जो ये what is to stop the nexus between the ये जो auditors आएंगे third party and the taxpayer or the tax evader, वो भी तो एक नेक्सस कर सकते हैं ना, हमारे मुल्क में तो हर चीज़ एग्जैक्टली यही चीज़ है कि मतलब यहाँ पर जो है ना फिर नेक्सस के थ्रू जो है ना चीज़ें जो है ना हो वो सकती हैं चलेंगी आगे। ओके, थैंक यू। आई विल कम नाउ टू मुश्ताक घुमन साहब जी। पावर सेक्टर करते हैं, ये आपने पहले भी इनको बड़ी दफ़ा देखा है इस प्रोग्राम में जी। पावर सेक्टर के लिए जो बजटरी प्रोविजंस हैं उसके लिहाज से डू यू थिंक इट वुड वर्क? देखिए, पावर सेक्टर जो पाकिस्तान का है वो तो सबसे जो बड़े मसाइल हैं मुल्क के उसमें से एक है। और अभी जो इनकी जो प्लानिंग ये है कि चूँकि जनरेशन जो है इस वक्त वो काफ़ी जो है पिछली गवर्नमेंट करके गई हुई है, और उनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे वो भी आ रहे हैं ट्रांसमिशन के स्पेशली, राइट, द लाहौर मटियारी जी। ट्रांसमिशन तो लाइन, राइट। अब ये मतलब कर रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें, एक तो फोकस इनको अब ट्रांसमिशन में करना है और डिस्ट्रीब्यूशन में करना है, क्योंकि लॉसेस ज़्यादातर उधर ही हैं। तो इस बजट में जो है वो उन्होंने 100 अरब रुपया रखा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, सही। और शायद उसमें कुछ जो छोटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं डिस्कोस की, उन पे भी वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रांसमिशन तो बड़ी है ना, जो That's बड़ी right, पाइप that's right, लाइंस हैं। और इसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए भी जो है पैसे उन्होंने एलोकेट किए बजट के अंदर, अच्छा, जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में छोटे होते कि ये जी एक अपना ग्रिड स्टेशन कायम किया जाएगा, फलां पे जगह पे ट्रांसफार्मर जो है वो 500 kVA के ट्रांसफार्मर वो रिप्लेस किए जाएंगे ताकि सिस्टम बेहतर हो। तो उससे अब ये कि ये इन्होंने कहा तो है, अब इतने ये खर्च कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, सिस्टम में जो है इस वक्त जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, इन्होंने कितने रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली हैं। दूसरा, इन्होंने जो है इस बजट में जो है वो सब्सिडी की अमाउंट भी काफ़ी हैवी अमाउंट, कोई तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा रख दिया, जिसमें 511 तो जिसमें IPPs की पेमेंट भी इन्होंने डाली है, जो अगले साल 136 बिलियन देंगे। फिर सही। जो PHPL एक इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है जहाँ पे जो ये लोन्स लेते हैं पावर सेक्टर के लिए डिस्कोस पार किया। की बिहाफ के ऊपर वहाँ पार करते हैं, तो उसके लिए भी एलोकेशंस इन्होंने की है। और बिकॉज दैट्स IMF रिक्वायरमेंट, राइट, कि आपने पहले तो ये कहते थे वन ऑफ दे दो हमें, हम तो अब वो नहीं दे रहे। उसमें ये था कि इन्होंने ऑलरेडी जो है वो IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये एग्री किया हुआ है कि उनके जो कोई तकरीबन 1000 अरब रुपया जो उनके बुक्स पे था, तो ये ऐसा जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा तो हुकूमत जो है उसको नेशनल डेट में लेती जाएगी। दैट्स राइट, एंड दैट्स अ राइट अप्रोच फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, दैट्स द बेस्ट अप्रोच। जी, तो अभी देखना है अब ये कि ये हुकूमत ने ये भी दावा किया है कि जी इस दफ़ा जो पिछला साल जो ख़त्म हुआ है अभी, उसमें जो सर्कुलर डेट था वो कोई जो है इन्होंने कोई तकरीबन पिछले साल को 538 बिलियन ग्रोथ थी उसमें, तो इस दफ़ा जो है वो 538 बिलियन रुपीस जो which is a very significant जी amount. जो इंक्रीज़ हुआ था। इस साल जो अभी ख़त्म हुआ है तो उसमें वो कह रहे हैं कि तकरीबन 400 अरब के करीब जो है हमने उसको कम कर लिया है, और 170 के कितने। And do you have independent verification? ये दावा है उनका, मतलब जाहिर है वो तो अभी कोई चीज़ सामने कोई डॉक्यूमेंट आएगा कहीं पेश करेंगे, लेकिन ये जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं उन्होंने ये दावा किया है। ठीक, तो अभी अगर वो कम हुआ है तो अच्छी बात है, मतलब इनकी परफॉर्मेंस से। मगर जो मेन इनकी जो इश्यूज़ हैं वो हैं कि इनको लॉसेस कम करने हैं।
इनको अपनी रिकवरी बेहतर करनी है और चोरी कम करनी है। उसके लिए जो है अभी तक ये कहने में तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन किया कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब देखें ना, ये लोड शेडिंग का जो इस वक्त मुल्क के अंदर तबाही मची हुई है, तो शहरों में तो फिर भी देख लें 2, 3, 4 घंटे है। जो दूर दराज एरियाज हैं, जो लॉसेस ज़्यादा हैं या चोरी है, वहाँ तो 20 घंटे है। 20 Run out of time. We're going for a short break. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम नुसरत नज़र के पास जाते हैं। उनकी बीट डिफेंस है और डिफेंस एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको काफ़ी मेजर पोर्शन हमारे बजट का होता है, हमारी बजट एलोकेशन का होता है। इज दैट राइट? जी, डिफेंस का है एक्चुअली मेजर पोर्शन जो है डिफेंस को गया है टोटल आउटले का, जो कि 16% है। और इसमें जो इंक्रीमेंट लगा है डिफेंस बजट में लास्ट ईयर से, वो है 6.3%, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है। लाइक लास्ट ईयर जो है वो 11% इंक्रीज़ हुआ था, इस बार जो है 6.3% इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सैलरीज हैं उसमें अच्छा इंक्रीज़ दिया गया है। लाइक पिछले साल फ्रीज थी और ये इन्होंने वॉलंटरली कहा था कि जी बिल्कुल। तो इस बार जो है उन्होंने 25 ऑलमोस्ट जो है परसेंट वो इंक्रीज़ किया है। लाइक जो 10% है वो एडहॉक पे और जो 15% है वो इनके बेसिक सैलरी पे जो है इंक्रीज़ किया है। और इसके अलावा जो इनके जो ये इस बजट में जो है वो पेंशन्स इंक्लूड नहीं होती, जो कि 360 बिलियन है। और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि 340 बिलियन के अराउंड मेरे ख्याल में वो आ जाती है जो बाड़े लगा रहे हैं जी। फेंसिंग जो फेंसिंग का जो है वो वो नहीं ऑपरेटिंग में आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेट मी कम टू अली हुसैन तूरी साहब। तूरी साहब बताइएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो इन्होंने दिया है क्या फिगर है नुसरत? 327 बिलियन जो है वो पिछले साल से थोड़ा ही बढ़ा है। पिछले साल कितना था? पिछले साल का 319 बिलियन था। तो ये गिवन द अफगानिस्तान सिचुएशन, यू थिंक इट इज़ रियलिस्टिक? आई थिंक ये जो सूरत हाल अब डेवलप हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह विद द डिपार्चर ऑफ द अमेरिकन्स, जो विड्रॉल हो रहा है और साथ अफगानिस्तान से जो स्टेटमेंट्स जो हम आ रहे हैं, तो मेरा जो ख्याल है कि ये जो ऑपरेटिव एक्सपेंस है ये जो है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है कि ये जिस तरह और दोनों अस्करी क़यादत में भी और सिविलियन में भी, तो हमारे ऊपर जो और एक इन्होंने करवाया भी था मेरे ख्याल में पहली जुलाई को इन्होंने एक वो इन कैमरा सेशन भी करवाया था पार्लियामेंट का। जी, इन ऑपोजिशन लीडर्स वर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, जिसमें आर्मी चीफ और ISI चीफ भी जो है ब्रीफिंग दे रहे थे ये जो सूरत हाल है इन हवाले से। तो मुमकिन जो सिक्योरिटी खिला अफ़गानिस्तान के अंदर जो पैदा होगा, डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर इसके बड़े भयानक किस्म के असरात हो सकते हैं। तो और फेंसिंग कितना एक इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इसमें कम तो हुए हैं। हाँ, कमी तो ज़रूर आई है अटैक्स में, लेकिन फिर भी हमने देखा एक दो का जो अटैक्स, जैसे लाहौर का मेजर अटैक हुआ है, ये बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हो रहे हैं। तो ये अभी तक एक मेजर इशू है और इसको रोकना मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक तो रोक चुके हैं, लेकिन मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि जो पोरस किस्म का जो बॉर्डर है, रेडी फॉर इट, और अगर इफ दे आर रेडी फॉर इट तो फिर काफ़ी बजट जो है वो उधर से निकाल के इनको करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी या कोई भी इंसान जो हम सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री आर गोइंग टू रिजेंट दैट। इसके ऊपर तो सारे एग्रीमेंट होगी, इसमें एग्रीमेंट होगी, बट ये जो एक्सपेंडिचर है ये वाकई बढ़ सकता है। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब हम वसीम इकबाल साहब के पास जाएंगे। वो पेट्रोलियम करते हैं और पेट्रोलियम की तो प्राइसेस जैसे कि मेरे ख्याल में वो डॉक्टर सुलैरी भी बता रहे थे कि बढ़ रही हैं। जी, सो व्हाट अबाउट द बजट? वुड इट हेल्प एनीबॉडी इन द वुड इट हेल्प सपोर्ट द सेक्टर? फिलहाल नज़र नहीं आता।
अगर आप पेट्रोलियम डिवीजन की परफॉर्मेंस देखें बजट बेस्ड परफॉर्मेंस, तो वो आपको परफॉर्मेंस उनकी कहीं नज़र नहीं आ रही। उसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो इन टाइम जो है वो डिसीजन नहीं लिए गए, डिले किया गया है, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो हुकूमत के मेजर बढ़ किस्म के गए हुए इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन एक्सचेंज एग्जैक्टली उसके। अभी रिसेंटली अभी ये देखें जो ड्राई डॉकिंग हुई है वहाँ, जिसकी जो हो रही है जी, अभी हम सफर कर रहे हैं, हाँ। जिसकी वजह से एंग्रो का टर्मिनल जो बंद हो गया है। अब ये इशू जो है ये मार्च 2019 से चला आ रहा है, और आप ये देखें इसमें कोई डिसीजन नहीं लिए गए। इनको पहले से पता है था कि ये होने जा रहा है, इन्होंने कोई अल्टरनेटिव की कोई सोल्यूशन नहीं किया। दूसरा ये है कि यहाँ पे मंथली बेस के ऊपर इनकी एक मीटिंग होती है, जिसके अंदर जो है ये डिसाइड होता है कि कितना फ्यूल जो है लोकली प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ कितना आपने इंपोर्ट करना है। उस पर भी कोई इनकी कोई परफॉर्मेंस जो है या इन टाइम डिसीजन नहीं नज़र आते। आपको पता है कि नदीम साहब जो थे, खैर वो तो चले गए। डू यू थिंक नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसके डर से बहुत ज़्यादा डिसीजंस डिले हो रही हैं? वो भी तो मुमकिन है ना जी। कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर नैब का जो है बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है। अब ये जो डकिंग वाला हुआ है, इसके अंदर इनको गैस चाहिए। दूसरा टर्मिनल जो है उनके पास गैस है जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है 200 CFD, वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो ऑपरेटर जो है उसने अपने आप को पीछे रखा हुआ है, बिकॉज कि जो एंग्रो टर्मिनल है इस पे ऑलरेडी जो है ये नैब के अंदर जो है ना। Alright, so Khawateen Azad, it's also a matter of performance of the sector itself, of the ministry itself, right? जी, बिल्कुल। Finally we come to ताहिर अमीन साहब, ये इन्फ्लेशन करते हैं, और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि बजट के बारे में जो जनरल परसेप्शन है, जब इंडस्ट्री को से भी आप बात करते हैं, आप कॉमर्स जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं लोग, ट्रेडर्स, होलसेलर्स, जो सर्विसेज सेक्टर में हैं, और एंड ऑल्सो द जनरल पब्लिक, इनका क्या ख्याल है बजट के बारे में? जी, जिस तरह डॉक्टर सुलेरी साहब ने स्टार्ट में कहा कि जो हुकूमत के लिए सबसे जो बड़ा इम्तिहान और रियल जो टेस्ट है वो महंगाई को कंट्रोल करना है। और जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम हर हफ्ते सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, इसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करते हैं, रिटेलर से भी, होलसेलर से और जनरल पब्लिक से भी, तो सबका एक ही कंसर्न है कि महंगाई। और महंगाई इस तरह चीज़ है कि हर बंदे को इफेक्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और इसमें वो नीचे से नीचे वाले को तो ज़्यादा करता है, क्योंकि उनके फूड इन्फ्लेशन जी, फूड इन्फ्लेशन तो इसमें डबल डिजिट्स में है अभी तक, बिल्कुल डबल डिजिट्स में, तकरीबन ये 14% है, और जो कि बहुत हाई है। और इसमें आम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो प्याज टमाटर हो, चाहे कुकिंग ऑयल हो, सब की चीज़ें वो बढ़ रही है, वो चिकन प्राइस हो, तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके मज़ीद भी बढ़ने के खदशात इस तरह है कि जिस तरह वसीम साहब ने कहा या डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी फर्स्ट ही से गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस की जो प्राइसेस है बढ़ाई है, LPG की प्राइसेस बढ़ी है, तो लाजिम बात है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी, इंटरनेशनल प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो भी बढ़ेगी। और जो फिर ये आम जो एंड कंज्यूमर है उनको पास ऑन होंगे जो जितने भी वो इसके असरात हैं। इस तरह बिजली के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ सकते हैं, अगर गवर्नमेंट चली जाती है डीजल पे वो बिजली बनाने या फर्नेस ऑयल पे, अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है, ड्राई डॉकिंग के वक्त तो दे प्रोबब्ली हैड टू गो ऑन फर्नेस ऑयल अगेन, तो उससे बिजली की प्राइस बढ़ेगी। और बिजली से यही है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। और वो क्या रेट है आजकल इन्फ्लेशन रेट? इन्फ्लेशन वो 9.7 है जो लेटेस्ट डेटा है जून का, पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक था, तो मंथली तो यही है। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ रहे हैं, या हर हफ्ते वो बढ़ रहे हैं। और ये जो कि कंसर्निंग पॉइंट है आवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। ये भी एक देखने वाली बात है कि ठीक है ये 9.7 पे आ गया, यानी लास्ट मंथ से 1 पॉइंट नीचे आ गया, और हुकूमत इसको बड़ा वो अपना वो विक्ट्री समझ रही है, लेकिन आम बंदे को इसका कोई खास वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इसलिए वो लोग खुश भी नहीं है कि ये हमें तो आसान नहीं हो रहा, हम तो उसी तरह आसान हो रहा है। मेरे ख्याल में जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर एक हफ्ते में ख़वातीन हज़रात 9% बढ़ी है इन्फ्लेशन रेट, और अगले हफ्ते 8% बढ़ी है, तो वो जो बंदा जाके चीज़ें ख़रीदता है बाज़ार से, उसको जो पिछले महीने दिया था उससे ऊपर 8% दे रहा है। सो उस बेचारे का जो है वो उसके लिए इन्फ्लेशन कम नहीं हुई है
है हुई। और यही जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है मेरा ख्याल में यहाँ आके बहुत दिक्कत हो रही है। जो हमारे वो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, शौकत तरीन साहब की कमिटमेंट है कि जो वो नेक्सस ब्रेक करना चाह रहे हैं जो आरतीस का है विद पुअर फार्मर्स, वो चाह रहे हैं कि वो जो जनरेशनल है उनका ताल्लुक फिर वो दे आल्सो सेल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आरतीस, तो वो और वो कैश में डील करते हैं। बिल्कुल जी, ये तो वो चाह रहे हैं कि ये ब्रेक हो बाय गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट समहाउ आई फील के शायद शौकत तरीन साहब के पास ये इतना वो है ड्राइव है कि वो ये पुश कर सकें। बिल्कुल जी, करना भी चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा गवर्नेंस इश्यूज भी आ जाते Governance हैं। ये जो क्रॉप्स ठीक है हमारे बम्पर क्रॉप्स आए हैं, लेकिन अभी से अगर ये होर्डिंग और इस तरह के इकदाम पे चले जाएं तो ये फिर एंड में यही होगा कि फिर इंपोर्ट और इस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे। सब्सिडी भी देंगे आप तो आपके जो बजट डेफिसिट है वो कहीं बढ़ ना जाए। बजट डेफिसिट ख़वातीन हज़रात जब बढ़ता है यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं रेवेन्यू से, जितना भी ज़्यादा गैप हो अनसस्टेनेबल लेवल पे, तो इन्फ्लेशन वो भी होती है। बोरोइंग जो गवर्नमेंट कर रही है डोमेस्टिक 16 मेरे ख्याल में 16.5 ट्रिलियन थी जब ये गवर्नमेंट आई थी, अब कितनी है 25 से ऊपर 25 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है। सो दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड राइज एंड वो भी आप जो है पैसा फेंक रहे हैं इन द सिस्टम मार्केट और वो दैट्स नॉट बैक्ड बाय प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली जो जैसे कि ताहिर अमीन साहब ने कहा ये मेजर इशू है इन्फ्लेशन का। और मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक प्रोग्राम में हफीज़ पाशा साहब ने भी कहा था कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है नेक्स्ट ईयर 8% एंड 8% इज़ नॉट अ स्मॉल परसेंटेज फॉर इन्फ्लेशन, तो वो उनका ख्याल है कि ये हो सकता है कि 11-12 तक चली जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम। क्या हम प्रोवाइड कर सकेंगे पहले 3 महीने में सितंबर के एंड तक उनको फंड वालों को सेटिस्फाई कर सकेंगे कि जो हमने क्लेम किया है, जो हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की है वो हमने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है। इजाज़त दीजिए इसी के साथ खुदा हाफिज़।